हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। अगस्त 2021 थर्ड वीक रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है द झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL हैज़ इशूड ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP टू सेलेक्ट ए सोलर पावर generators to install 50 megawatt of grid connected solar projects under the component A of the PM कुसुम। बेसिकली झारखंड ने कंपोनेंट ए जो PM कुसुम का है उसके अंतर्गत 50 मेगावाट का टेंडर निकाला हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि जो PM कुसुम है उसके अंदर 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है बेसिकली डिसेंट्रलाइज सोलर प्रोजेक्ट्स 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट इसमें लगता है। और जो कंपोनेंट बी और सी है ये बेसिकली जो पंप है उसको सोलाइज करने के लिए उसमें रखा है प्रस्ताव। तो ये जो बेसिकली जो टेंडर है इसमें जो कंपोनेंट ए है इसमें ये मैंडेटरी होता है कि जो स्टेट जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर है उसको टैरिफ डिसाइड करना पड़ता है। मैक्सिमम सीलिंग जो होता है टैरिफ डिसाइड, तो इस वाले केस में जो सीलिंग टैरिफ है बेसिकली 3 रुपया 9 पैसा पर यूनिट है। और बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है 3 सितंबर 2021 है। और बिड सिक्योरिटी अमाउंट है 1 लाख पर मेगावाट और बिड प्रोसेसिंग फी 5000 पर मेगावाट। जो मिनिमम CUF इसमें जो रखा हुआ है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो मिनिमम है वो 15% है। नेक्स्ट है एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिपोर्ट बाय DNV ग्लोबल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी वुड बी डबल बाय 2025 एंड क्वाड्रपल टू 3000 गीगावाट बाय 2030। तो इसने अपने रिपोर्ट में एंटिसिपेट किया है कि 2025 तक जो कैपेसिटी टोटल डबल हो जाएगी और 2030 तक ये 4 गुना हो जाएगी। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट ग्लोबल सोलर पावर जनरेशन कुड एक्सपेंड 30-fold to 22,000 terawatt hour in 2050 from 190 terawatt or in 2090 and would account for the largest share of new renewable capacity. Next है as per report by Wood Mackenzie, solar energy will significantly impact demand for aluminum, copper and zinc as the usage of all three materials is set to double by 2040. अभी आप ऊपर ही देख रहे थे जो DNV ने जो रिपोर्ट दिया उसमें कि सोलर कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो सोलर प्रोजेक्ट्स लगने के लिए बहुत सारे जो मेटल होते हैं, जो एसोसिएटेड मेटल होते हैं वो भी काफ़ी रखते हैं। उसी रिपोर्ट के हिसाब से, जो वुड मैकेंजी के रिपोर्ट के हिसाब से, जो ये सब जो डिमांड है एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक जो है ये भी काफ़ी बढ़ जाएगा और 3 गुना हो जाए, डबल हो जाएगा 2040 तक। द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड कंट्री लेवल डिकार्बोनाइजेशन टारगेट विल क्रिएट न्यू मार्केट फॉर नॉन फेरस मेटल इन द कमिंग ईयर्स। The demand for the aluminum from the solar sector is expected to increase around 12.6% in 2040 from under 3% in 2020। अब देखिए 3% से सीधे 12.6% हो जाएगा, मतलब 4 गुना के आसपास बढ़ जाएगा। कॉपर कंजम्पशन फॉर सोलर टेक्नोलॉजी वुड बी अराउंड 0.7 मिलियन टन्स इन 2040 फ्राम 0.4 मिलियन टन्स इन 2040। करीब करीब 2 टाइम्स आपका कॉपर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एंड IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड IIFL inked an agreement for a $1 million technical assistance to encourage green and affordable housing solutions in India. Next है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL, 100% subsidy of Tata Power has commissioned 100 megawatt solar power projects at रागनसेरा सोलर पार्क गुजरात। और बेसिकली क्या है कि GVNL ने टेंडर निकाला था, उस टेंडर में ये टाटा पावर को ये प्रोजेक्ट्स मिला था 100 मेगावाट। ये जो PPA साइन किया है टाटा पावर ने GVNL के साथ किया है 25 ईयर्स के लिए। और इस कैपेसिटी को कमीशन करने के बाद जो टाटा की टोटल कैपेसिटी है TPRL की वो है 2797 मेगावाट विद 1865 मेगावाट ऑफ सोलर एंड 932 मेगावाट ऑफ विंड। Next, NTPC has issued an expression of interest to set up a pilot project on green hydrogen blending with natural gas in the city gas distribution network in India. The pilot project is to analyze the technical and commercial implication of blending and substituting natural gas with green hydrogen. और जो इसकी लास्ट डेट जो है बिड सबमिशन की वो 30 सितंबर 2021 है। और बेसिकली हम देख भी रहे हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए बहुत वर्क कर रही है। और 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंस भी किया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए।
बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रीन हाइड्रोजन। Next, SJVN Limited has owned a 200 megawatt grid connected solar photovoltaic project at a tariff of 3 रुपया 11 पैसा पर यूनिट इन बिहार इन एन ऑक्शन हेल्ड बाई बरेडा। बरेडा ने बेसिकली 250 मेगावाट का टेंडर निकाला था और ये टेंडर बेसिकली 2019 में निकला था और कई बार इसका एक्सटेंशन भी हो गया था। उसी टेंडर में SJVN को 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है और 3 रुपये 11 पैसा पर यूनिट टैरिफ पे। और अगर हम SJVN की बात करते हैं, ये SJVN बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्लस हिमाचल प्रदेश का जॉइंट वेंचर कंपनी है। और अगर SJVN की अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो टोटल कैपेसिटी SJVN की है 2016 2016.5 मेगावाट है, इंक्लूडिंग 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 1912 मेगावाट, 2 सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ 6.9 मेगावाट एंड 2 विंड प्रोजेक्ट्स ऑफ 97.6 मेगावाट। और लेकिन SJVN जो है सोलर में एग्रेसिवली आ रही है और इसको ये जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में 1000 मेगावाट का सोलर पार्क जो है काजा सोलर पार्क भी ये डेवलप कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि SJVN जो है हाइड्रो के अलावा जो है सोलर और विंड में जो भी बिड्स निकल रही है उसमें एग्रेसिवली कोट भी कर रही है और इसको रिसेंटली यूपी में और गुजरात में बिड्स भी अवार्ड मतलब ये जीती भी है बिड्स SJVN लिमिटेड ने। Next is the Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) in a recent order directed a Azure photovoltaic solar developer to pay liquidated damage to the Gulbarga Electricity Supply Company (GESCOM) for delay of 31 days in commissioning of 40 megawatt solar projects, but entitled to a tariff of 6.96 per unit. It directed DISCOM to pay the solar developer the differential tariff between 6.96 per unit and 6.51 per unit फ्रॉम द कमर्शियल ऑपरेशन डेट। बेसिकली वही है जो डेवलपर जो है ये जो वहाँ का जो रेगुलेटर है कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर उसके अगेंस्ट में एप्टेल में अपील किया था। उसी अपील के अगेंस्ट में ये एप्टेल ने ऑर्डर दिया है और इसमें बेसिकली क्या है कि जो प्रोजेक्ट्स में डिले हो गया था कमीशनिंग, उस डिले के अगेंस्ट में इसका टैरिफ रिड्यूस कर दिया गया था प्लस साथ साथ जो लिक्विडेटेड डैमेज था वो लगा दिया था। तो एप्टेल ने इसी पे बोला है कि ठीक है आपको लिक्विडेटेड डैमेज जो डिले है उसके लिए पेमेंट तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो टैरिफ है जो ऑक्शन के थ्रू जो टैरिफ आया हुआ है वो टैरिफ आपका 6.96 वही रहेगा। लेकिन डिस्कॉम जो है बेसिकली जो रिड्यूस टैरिफ पे 6.51 टैरिफ पे ही इसको पेमेंट किया जा रहा था। तो एप्टेल ने बोला है कि जो डिफरेंशियल पेमेंट है आपको इसको पे करना पड़ेगा और टैरिफ 6.96 पर यूनिट इसने रिवाइज कर दिया। Next, Tamil Nadu has proposed installing 5,000 solar pumps for farmers with 70% subsidy. To facilitate this, Chief Minister's solar-powered pump set program will be implemented, under which up to the 10 horsepower capacity with 70% subsidy will be installed, with the provision of off-grid standalone solar power pumping station. और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो स्कीम निकाली है PM कुसुम की, उसमें 3 कंपोनेंट है जो भी अब डिस्कस कर रहे थे। जो कंपोनेंट ए में जिसमें झारखंड ने भी टेंडर निकाला है 50 मेगावाट का, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी है। तो कंपोनेंट बी जो बेसिकली है वो बेसिकली ऑफ ग्रिड स्टैंड एलोन सोलर पावर पंप है, उसको सोलराइज करने का उसमें प्रोविजन रखा गया जिसमें गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है। और जो कंपोनेंट सी है वो है ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर पंप है जिसको सोलराइज करना है। सोलर पंप मतलब बेसिकली लगाना मतलब सोलर PV सिस्टम लगाना है सो दैट कि वो सोलर के थ्रू पंप चल सके। उसी पैटर्न पर ये तमिलनाडु ने बेसिकली जो है जो कंपोनेंट बी है उसी के पैटर्न पर 5000 मेगावाट का जो ऑफ ग्रिड सोलर पंप है जिसमें 70% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, ये पैटर्न ये स्कीम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर MOP हैज इशूड द ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी promoting renewable energy through green open access rules 2021. The last date of submission of feedback is 15 September 2021. The rules are applicable for the purchase and consumption of the green energy, including the energy from the waste to energy projects. The entities covered under the rule are all consumers who have contracted demand or sanctioned load of 100 kilowatt or more except for the captive consumption. और अगर हम बात करें ये रूल अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है और जो कंसर्न जो रेगुलेटर्स हैं इस पे अगर रेगुलेशंस आ जाता है
तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि इसी पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप अगर डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के इसको आप देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, जॉइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी एंड यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हैज इन्वाइटेड बिड्स टू हायर कंसल्टेंट टू प्रिपेयर डीपीआर फॉर सेटिंग अप ऑफ ए 55 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड प्रपोजेज सुटेबल बिजनेस मॉडल। तो बेसिकली वही है, मेजा ने टेंडर निकाला हुआ है कंसल्टेंसी के लिए 55 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के डीपीआर प्रिपरेशन प्लस और भी बिजनेस मॉडल्स क्या हो सकते हैं उसके लिए टेंडर निकाला हुआ है। नेक्स्ट MNRE हैज इशूड an updated list of models and modules manufacturers under the approved list of models and manufacturers order। और इसने रिवाइज किया है मिनिस्ट्री ने, और उसमें 3 और नए नाम इसमें ऐड किए हुए हैं। जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड, पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आर द न्यू एंट्रेंट्स। Only the model and manufacturers included in the list will be eligible for the government or government assisted project in the country, including the projects for the sale of electricity to the government under the guidelines laid down by the central government। और अगर मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि जितने भी टेंडर अब आज की डेट में निकल रहे हैं उस टेंडर में ये जो सेंट्रल PSUs निकाल रहे हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट्स टेंडर निकाल रहे हैं, तो उसमें ये मैंडेटरी है कि जो भी उसमें मॉडल या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये जो है ALM अप्रूव्ड लिस्ट में होने चाहिए। नेक्स्ट है द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC हैज अनाउंस्ड द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशन 2021। और जो ये रेगुलेशन है बेसिकली ये 30 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हो गया है। द रूल्स गवर्न obligated entity mandated to fulfill their RPO which includes DISCOM, captive users and open access consumers। ये जो बेसिकली RPO कंप्लाइंस के लिए जो मैंडेटरी है, हम सभी जानते हैं कि ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं उनको मैंडेटरी होता है कि और जो रेगुलेटर जो निकालता है RPO कंप्लाइंस के लिए जो परसेंटेज उसको करना है। ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ में जो मेजॉरिटी जो है बेसिकली तीन बेसिकली ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ में आते हैं। एक तो डिस्कॉम हो गया, कैप्टिव यूजर्स आ जाते हैं, ओपन एक्सेस कंज्यूमर जिसका कि 1 मेगावाट से अबव जो कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड होता है। और अगर हम देखते हैं बेसिकली ये जो अभी निकाला है ऑर्डर जो DERC ने जो निकाला है ये बेसिकली 22-23 तक के लिए उसने निकाला है। नॉन सोलर और सोलर बेसिकली जो RPO की अगर बात करते हैं तो सोलर RPO और नॉन सोलर RPO। तो नॉन सोलर RPO में बेसिकली 2 कंपोनेंट इसने कर दिया है, हाइड्रो पावर ऑब्लिगेशन और जो उसमें हाइड्रो पावर के अलावा जो अदर्स आ जाते हैं जैसे विंड हो गया, बायो हो गया, जो भी है अदर देन नॉन सोलर। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो नॉन सोलर में अदर देन हाइड्रो पावर है उसका 10.25% आपको करना पड़ेगा और सोलर जो है 7.25% है। 21-22 के लिए जो नॉन सोलर को उसने 2 पार्ट में कर दिया है। तो अदर देन नॉन सोलर जिसमें हाइड्रो पावर नहीं है वो 10.25% है और हाइड्रो पावर के लिए 0.18% कर दिया गया और सोलर के लिए 8.75% है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए टोटल 19.18% हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो अदर देन हाइड्रो पावर है नॉन सोलर में 10.5% है और हाइड्रो पावर के लिए 0.35% कर दिया और सोलर के लिए 10.5% कर दिया। तो टोटल जो आपका RPO कंप्लायंस का स्टेटस 22-23 के लिए है 21.35% है। Next, NHPC Limited has invited bids for a EPC of 100 megawatt floating solar power projects and associated transmission line at the Rangeli Reservoir in the Odisha, including O&M for 10 years। और NHPC ने भी टेंडर निकाला 100 मेगावाट के लिए EPC कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि NTPC ने EPC के लिए फ्लोटिंग के लिए ऑलरेडी उड़ीसा में 40 मेगावाट का टेंडर निकाला था जिसको कि टाटा पावर को अवार्ड हो गया है। और ये अगर हम फ्लोटिंग की बात करें तो NHPC जो है ये केरला में 50 मेगावाट का भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहा है जिसके लिए वहाँ पर ऑलरेडी EPC मोड में टेंडर निकाला हुआ है। तो NHPC फ्लोटिंग सोलर में काफ़ी एग्रेसिवली कर रहा है और इसके अलावा NTPC भी कर ही रहा है। और अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज आई है कि अभी NTPC ने 25 मेगावाट का जो है ये विशाखापट्टनम में अभी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट उसने कमीशन किया है। और फ्लोटिंग सोलर पर मेरा एक पूरा डिटेल सीरीज़ है
5 वीडियो मैंने फ्लोटिंग सोलर पर बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जा करके उसको आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो जो एनएचपीसी ने टेंडर निकाला है, इसमें जो कंप्लीसन पीरियड, जो कमीशनिंग पीरियड का जो टाइम दिया गया है ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए, उसको 12 महीने के अंदर कमीशन करना है। और इसके लिए प्री बिड मीटिंग जो है 2 सितंबर 2021 को रखी गई है और लास्ट डेट ऑफ बिड सबमिशन है 7 अक्टूबर 2021। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो अगर ईपीसी अवार्ड हो जाता है तो उसके लिए जो भी सक्सेसफुल जो बिडर है उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा 3% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जो भी निकल के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आता है उसका 3% उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनगी हैज कमीशनड 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एट रागन सीधा सोलर पार्क इन गुजरात। नेक्स्ट है एज पर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी NREL on energy storage in South Asia, understanding the role of a grid connected energy storage in South Asia's power sector transformation। उसके अंतर्गत उसने जो इंडिया के लिए जो एंटिसिपेट किया है, जो फिगर जो उसने एज्यूम किया है, जो फिगर निकल के है इस रिपोर्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से इंडियाज एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी कुड रीच बिटवीन 180 गीगावाट एंड 800 गीगावाट बाई रिप्रेजेंटेटिंग बिटवीन 10% 25% ऑफ टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी बाई 2050। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो है अब फ्यूचर में जो है स्टोरेज भी है काफ़ी एग्रेसिवली आएगा। और इसका रीज़न भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सोलर और विंड है ये एक्चुअली इंटरमिटेंट है और बहुत ज़्यादा हम लोग इसको ग्रिड में इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तब तक ही इंजेक्ट करेंगे तब तक कि ग्रिड हमारा इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले। लॉन्ग टर्म के लिए जो बहुत ज़्यादा सोलर और विंड अगर लगाना है तो साथ साथ में हमें स्टोरेज भी लगाना पड़ेगा। तो उसी के लिए जो रिपोर्ट ये पब्लिश कर रही है उस चीज़ को बता रही है कि 180 गीगावाट से लेकर के 800 गीगावाट तक का लग सकता है आपको 2050 तक स्टोरेज। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी अकाउंटेड फॉर 10% ऑफ यूरोपियन यूनियंस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द पीक समर मंथ ऑफ जून एंड जुलाई दिस ईयर। आप यहाँ भी देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन में जो अभी तक जो जून और जुलाई में जो है 10% सोलर से इलेक्ट्रिसिटी मिली है। नेक्स्ट, यूएस बेस्ड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स फर्स्ट सोलर हैज commenced the construction of a 3.3 gigawatt module manufacturing facility in OU. When fully operational, the facility is expected to scale the company's Northwest OU total annual capacity of 6 gigawatt DC। और ये बेसिकली न्यूज़ इसलिए मैंने कवर की है कि है तो ये यूएस की न्यूज़, लेकिन फर्स्ट सोलर ने इंडिया में भी अभी जस्ट अनाउंस किया है कि वो $684 मिलियन का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु में लगाने जा रहा है। फुल्ली इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेइक थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया 3 गीगावाट के आसपास की जो टोटल कैपेसिटी है। नेक्स्ट, एनटीपीसी लिमिटेड हैज इनवाइटेड ऑफर्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रेज 5,000 करोड़ एज ए रूपी टर्म्स लोन। The loan will be used towards the capital expenditure for ongoing and new renewable energy projects। और रिसेंटली हम सभी जानते हैं कि एनटीपीसी हैज अनाउंस्ड टू इंस्टॉल 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2032। अभी एनटीपीसी ने जो टारगेट रखा है 2032 तक 60,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने का टारगेट रखा है। नेक्स्ट, MNRE हैज नोटिफाइड न्यू बेंचमार्क कॉस्ट फॉर ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पीवी सिस्टम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। नेक्स्ट है, NHPC Limited has invited bids from EPC contractor for a 100 megawatt ground mounted grid connected solar power projects and associated power evacuation system connected in Tamil Nadu, including 10 years of operation and maintenance। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि NHPC ने 100 मेगावाट का उड़ीसा के लिए फ्लोटिंग सोलर के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाला EPC के लिए, और सेम इसने तमिलनाडु में भी 100 मेगावाट के लिए EPC के लिए टेंडर निकाला है। और इसकी जो लास्ट डेट जो है सबमिशन की ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर है। और प्रोजेक्ट ये भी जो है 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा जो भी अगर ईपीसी को अवार्ड हो जाता है तो। और इसमें बिडर्स हैव टू फॉलो द ALMM लिस्ट इशूड बाय MNRE। इसमें जो भी अगर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर अगर अवार्ड हो जाता है तो उसको जो पैनल जो सोर्स करने पड़ेंगे तो वो जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने जो इशू किया है वो वहीं से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जो पैनल्स भी वहीं से लेने पड़ेंगे अप्रूव्ड, और प्लस जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी वहीं से, जो अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स है वो भी उन्हीं से लेना सोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज नोटिफाइड द टाइमलाइन टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मीटर विद स्मार्ट मीटर्स
with a prepayment features. The notification is effective from 17th August 2021. ये बहुत ही लैंडमार्क एक्चुअली नोटिफिकेशन है, जिसमें सारे जितने प्रीपेड मीटर्स, जितने मीटर्स हैं आपको पोस्टपेड मीटर्स हैं, बेसिकली आज के जो मैक्सिमम पोस्टपेड मीटर्स हैं, सबको प्रीपेड मीटर से इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा. All consumers other than agriculture consumers in area with a communication network will install smart meter working on the prepayment mode, conforming to relevant information system. Union territory जो है basically UTs electrical divisions with more than 50% in urban areas with AT&C aggregate transmission and consumer losses of more than 15% in financial year 2019 must be metered with the smart meter by December 2023. ये बेसिकली वही दिसंबर 2023 तक यूटीज़ के लिए, इसमें 50% अगर अर्बन एरियाज हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा स्मार्ट मीटर से, और अदर्स के लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि ये दिसंबर 25 तक सबको रिप्लेस करने पड़ेंगे. MSEDCL महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हैज इन्वाइटेड बिड्स फॉर 487 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सोलर प्रोजेक्ट्स अंडर कंपोनेंट ए ऑफ पीएम कुसुम प्रोग्राम इन महाराष्ट्र. अभी हम देख रहे थे कि 50 मेगावाट का टेंडर जो है झारखंड ने निकला हुआ है. इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी 487 मेगावाट 487 मेगावाट का कंपोनेंट ए के अंतर्गत पीएम कुसुम का जो कंपोनेंट है उसके अंदर ये टेंडर निकला हुआ है. इसमें सीलिंग टैरिफ, बेसिकली सीलिंग टैरिफ जो है ये रेगुलेटर डिसाइड करता है. सीलिंग टैरिफ इसमें 3 रुपये 10 पैसा पर यूनिट है, और ऑनलाइन जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2021 है. और इसमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है उसमें 1 लाख पर मेगावाट रखा गया है. अगर जो भी जिसको भी बिड्स मिल जाता है, अवार्ड हो जाता है, प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है, तो उसको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ता है, जो कि 1 लाख पर मेगावाट है. और जो बिडिंग एजेंसी है बेसिकली इस कंपोनेंट ए में जो है ये फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कोऑपरेटिव, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, वाटर यूजर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसमें बिड्स कर सकते हैं अपने लैंड पर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए. और जिसके पास कोई भी अगर फार्मर्स है, उसके पास लैंड है, लेकिन अगर बिड्स में पार्टिसिपेट खुद अगर प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहता है तो किसी डेवलपर के थ्रू वो टाई अप कर सकता है, और डेवलपर को अपना जो लैंड है लीज पे दे सकता है, और दोनों के बीच में जो लीज एग्रीमेंट के हिसाब से जो रेट होगा वो जो डेवलपर जो है उसको पेमेंट करेगा, और डेवलपर ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स प्रोजेक्ट्स लगा सकता है. जो इसमें CUF है, मिनिमम CUF जो है 15% रखा गया है. और जो पावर डिलीवरी एट 11/22 लेवल ऑफ सब स्टेशन ऑफ MSDCL, जो MSDCL के जो सब स्टेशन है 11/22 kV के, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ही प्रोजेक्ट्स लगाने होंगे. और इसका रीज़न ये है कि अगर बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है तो हो सकता है ये बहुत अनवाइबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा. इसलिए ये है कि 5 किलोमीटर का जो रेडियस रखा गया है, जो सब स्टेशन है डिस्कॉम के, उसके रेडियस के अंदर ही लगाना पड़ेगा. और ये डेवलपर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोजेक्ट से लेकर के जो नियरेस्ट सब स्टेशन है वहाँ पर कनेक्ट करना और प्लस ट्रांसमिशन लाइन लगाना. नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड हैज इन्वाइटेड बिड्स फॉर EPC ऑफ 500 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड विद द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS इन तमिलनाडु इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 10 ईयर्स. अभी हम देख रहे थे कि NHPC ने 100 मेगावाट का भी टेंडर निकाला है EPC मोड्स में तमिलनाडु में, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट, ये जो टेंडर निकला है बेसिकली 500 मेगावाट का, ये ISTS कनेक्टेड है. मतलब जो CTU, जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ के जो सब स्टेशन हैं, वो ये इस प्रोजेक्ट्स को वहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा. ISTS करने का मतलब इसमें ये, इसका पर्पज़ ये है कि ये प्रोजेक्ट लगने के बाद कहीं और भी इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है इस पावर को. मतलब प्रोजेक्ट तमिलनाडु में लग रहा है, लेकिन अगर यूपी इसको परचेज करना चाहता है, अगर NHPC का टाई अप हो जाता है यूपी के साथ, तो वो यूपी को दे सकता है, क्योंकि इसमें 2025 तक ISTS जो है जो चार्जेज हैं वो वेव्ड ऑफ हैं. लॉसेस तो देने पड़ेंगे, बट जो ISTS चार्जेज हैं वो भी वेव्ड ऑफ हैं. इस टेंडर के लिए जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2021 है, और इसके लिए प्री बिड मीटिंग जो है 3 सितंबर 2021 को बुलाई गई है. इसमें जो डेवलपर जो है, इसमें मिनिमम कैपेसिटी जो है आपको 100 मेगावाट तो लगाना ही लगाना पड़ेगा. मतलब जो बिडिंग होगी बेसिकली मिनिमम जो है डेवलपर 100 मेगावाट को बिड कर सकता है, और या तो और ज़्यादा करना चाहता है तो 25 मेगावाट के मल्टीपल्स में कर सकता है. मतलब 100 मेगावाट कर सकता है, या 125 मेगावाट कर सकता है, या 150 मेगावाट कर सकता है, 175 मेगावाट कर सकता है, 200 मेगावाट कर सकता है. मतलब जो आगे जो 100 मिनिमम तो 100 मेगावाट है, जो बड़ी कैपेसिटी जाना है तो 25 मेगावाट के मल्टीप्लिकेशन में जाना पड़ेगा. इसमें डेवलपर को जो है लैंड भी खुद ही अरेंज करना पड़ेगा. और इसमें ये बोला गया है कि बिडिंग के समय जब अगर अवार्ड किया है तो मिनिमम आपके पास 50% रिक्वायर्ड जो लैंड है वो होनी चाहिए. और सोलर के लिए इसमें जो दिया हुआ है कि 4.5 एकर्स पर मेगावाट के हिसाब से लैंड होनी चाहिए.
और सेम वही है, इसमें जो आपका मैन्युफैक्चरर्स या जो पैनल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल MNRE जो अप्रूव्ड ALM लिस्ट है उसी में से लेना पड़ेगा, सोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट है MNRE हैज इशूड बेंचमार्क कॉस्ट फॉर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अभी मिनिस्ट्री ने एक अभी जो बेंचमार्क कॉस्ट जो है रूफटॉप सोलर के लिए, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर के लिए इशू किया है। और ये जो है जो मिनिस्ट्री की जो स्कीम है फेज़ 2 की जो रूफटॉप स्कीम है उसमें अगर कोई प्रोजेक्ट्स लगता है तो वो उसमें अप्लीकेबल होगा। ये जो लिस्ट जो इसने बेंचमार्क कॉस्ट जो इशू की है मिनिस्ट्री ने वो रेट अप्लीकेबल होगा। बेसिकली क्या होता है कि जो टेंडरिंग एजेंसी, ये इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो स्कीम है मिनिस्ट्री की वो बेसिकली डिस्कॉम है। डिस्कॉम टेंडर निकालता है, तो टेंडर में जो रेट निकल के आता है तो या तो बेंचमार्क कॉस्ट जो भी कम होता है वो लिस्ट वो लिया जाता है सब्सिडी देने के लिए बेसिकली। तो जो सब्सिडी का जो कैलकुलेशन होता है तो बेंचमार्क कॉस्ट या टेंडर में जो कॉस्ट निकल के आती है जो भी मिनिमम होता है उसका इसमें सब्सिडी, उसके हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। और अगर बेंचमार्क कॉस्ट की बात करते हैं तो पिछले साल के रिस्पेक्टिव में जो इस बार बेंचमार्क कॉस्ट है वो इस बार बढ़ा दी गई है। उसका रीज़न ये है कि सोलर पैनल प्लस जो एसोसिएटेड कंपोनेंट्स हैं उनके रेट बढ़ गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट तक अगर सिस्टम लगाना तो उसमें जो बेंचमार्क कॉस्ट है 41.64 पर वाट है, जो कि पिछले साल के रिस्पेक्ट में 9.6% बढ़ गया है। और 1 किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट का अगर सिस्टम की बात करते हैं तो 51.67 पर वाट है, जो कि सेम इसमें भी पिछले साल के रिस्पेक्ट में 9.9% इसमें बढ़ गया है। नेक्स्ट है द कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन KERC हैज इशूड एन ऑर्डर setting the generic tariff for solar power projects including rooftop solar projects for financial year 22 and financial year 23। KERC ने भी इशू कर दिया है जेनरिक टैरिफ। और जो 5 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स हैं, जो बेसिकली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो टैरिफ है 3 रुपये 10 पैसा रखा गया है, 3.1 पर यूनिट। और जो रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स है 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक, उसमें कमीशन ने जो टैरिफ है बेसिकली 4 रुपये 2 पैसा रखा है पर यूनिट विदाउट कैपिटल सब्सिडी। और अगर कैपिटल सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है तो उस केस में जो आपका जो टैरिफ है 2.67 पर यूनिट हो गया है। होप दोस्तों मेरा आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।